दिखाता है दिस इज ओम्बिक एंड नॉन ओम्बिक बिहेवियर। क्या नाम आता है? ओम्बिक एंड नॉन ओम्बिक बिहेवियर। या इसको सर्किट भी बोल देते हैं, ओम्बिक एंड नॉन ओम्बिक सर्किट। आराम से सुनना। पहली बार एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। ओम्बिक और नॉन ओम्बिक मटीरियल्स होते हैं, सैंपल होते हैं जिसमें हम करंट को पास करते हैं। बिहेवियर कौन शो करेगा? मटीरियल। सैंपल शो करते हैं बेटे। बात समझ आई? तो ओम्बिक और नॉन ओम्बिक मटीरियल या सर्किट बिहेवियर कौन से मटीरियल शो करते हैं? तो आंसर है वो मटीरियल जिसमें मैं जितनी वोल्टेज अप्लाई करूं। ये मेरे पास एक सैंपल था, ये मान लो कॉपर है, इस कॉपर में मैंने यहां से वोल्टेज अप्लाई करी कितनी? V। और ये एक एमीटर लगा दिया मैंने, कितना लगा दिया? एमीटर। तो भाई मैं यहां से वोल्टेज V अप्लाई करता हूं और ये एमीटर मुझे दिखाता है करंट कितना हुआ? I। अगर मैं 10 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो इसने मुझे दिखाया करंट कितना है? 5। अगर मैं 20 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो इसने कितना दिखाया? 10। 30 करता हूं तो 15। इसका मतलब क्या है? ये वो सर्किट है, ये वाला जो मटेरियल है, ये जो सैंपल है, ये किसे फॉलो कर रहा है? ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि मैं जितनी वोल्टेज बढ़ा रहा हूं करंट इसका उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला मटेरियल किसकी कैलकुलेशन फॉलो कर रहा है? ओम्स लॉ की। इसलिए ये वाला मटेरियल मैं बोलूंगा ओम्बिक बिहेवियर शो करता है, ओम्बिक मटेरियल है, ओम्बिक सर्किट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो देखो जरा, तो ओम्बिक सर्किट किसे कहते हैं भाई? ओम्बिक सर्किट वो होते हैं, दीज आर द सर्किट विच ओबे, किसको ओबे करने भाई? हाँ बस, विच ओबे ओम्स लॉ। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो इसका मतलब क्या हुआ? R किसके इक्वल होगा? V ओवर I के इक्वल होगा। इस कंडक्टर में मैं कितनी भी वोल्टेज बढ़ाता चला जाऊं, कितनी भी वोल्टेज, उतना मेरा करंट बढ़ेगा। तो R थ्रू आउट द वैल्यू कैसा रहेगा? कांस्टेंट। नहीं है बेटे बात? अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू शिवा, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 बढ़ा दूं तो ये कितना था? 5। तो 10/5 कितना हो गया? 2। अगर मैं इसकी वैल्यू 20 कर दूं तो ये कितना हो गया? हाँ, और जितना इसको 15 कर दूं, इसकी वैल्यू 30 कर दूं तो 15। तो हर बार R कैसे रहेगा? R कांस्टेंट है, इसलिए क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। R कांस्टेंट है थ्रू आउट द कंडक्टर, कितनी वोल्टेज पे? ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ, तो ग्राफ का मतलब ये, दिस इज V, दिस इज V एंड दिस इज I। ये I और V। ग्राफ को पढ़ने की लैंग्वेज सुनो, I to V। ग्राफ को वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं वैसे, वर्टिकल टू, वर्टिकल में क्या है? I, हॉरिजॉन्टल में क्या है? तो हम ग्राफ को क्या पढ़ेंगे? IV ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? और बहुत बार इसी को VI ग्राफ बोलते हैं। इट इज नॉट, अरे समझ आया? IV ग्राफ। अब तू एक बात बता, अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है कंडक्टर, तो इसमें मैं जैसे जैसे वोल्टेज दूंगा वैसे वैसे मेरा करंट तो बढ़ता जाएगा। बढ़ा नहीं बढ़ा? डन होगी ना इतनी बात? तो ऐसे वाले मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ओम्बिक मटेरियल है, ओम्बिक सर्किट है, ओम्बिक बिहेवियर लेके चलते हैं। नहीं है भाई बात समझ में? अब आगे देखो जरा, इसमें इधर देखो, एक तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है मुझे? दिस स्ट्रेट लाइन शोज द स्लोप। अरे जब भी ग्राफ इज बेसिकली व्हाट? IV ग्राफ। ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, व्हाट इज बेसिकली ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ एक पिक्चर होती है। क्या है? पिक्चर, एक ड्राइंग है। उस ड्राइंग को हम एक नजर पर देखकर ये बताते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो एक साथ बदल रही हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है। अगर करंट वोल्टेज के साथ बदल रहा है, वोल्टेज करंट के साथ बदल रहा है, तो ये दोनों एक साथ बदल रहे हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बदल रहे हैं तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? तो आंसर है स्लोप का रिलेशन है। स्लोप क्या है? आंसर है स्लोप। देख लेते हैं क्या रिलेशन है ना, क्या है? देख बेटे, अगर गुड़िया मैं इसका स्लोप निकालू यहां से, दिस इज स्लोप। स्लोप का फार्मूला याद है? तो अगर मैं स्लोप निकालू बेटे, इसका स्लोप का फार्मूला होता है गुड़िया tan थीटा। और tan थीटा कितना होता है? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये कितना है? I। अरे I तो है, और बेस कितना है? V। और I अपॉन में V किसकी कैलकुलेशन है? 1 अपॉन में R। तो इसका मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी, ये IV ग्राफ
का स्लोप मुझे ये बता रहा है कि I और V का आपस में रिलेशन है किसके साथ, 1 में R के साथ। तो मैं बोलूंगा स्लोप जो है इस केस में IV ग्राफ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेजिस्टेंस के होता है। बात समझ आई? इस ग्राफ को देख और इस ग्राफ को देख, ये एक जा रहा है ऐसा और ये बिल्कुल ऐसा जा रहा है बिल्कुल। इन दोनों में फर्क क्या है, ये वाला और ये वाला, दोनों में से कौन ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, हाँ दोनों, वेरी गुड। लेकिन ये प्योर मेटल के लिए, ये इम्प्योर के लिए। प्योर मेटल का मतलब क्या, जैसे कि मैंने सपोज टू बी 10 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट भी कितना जा रहा है, 10, मैग्नीट्यूड भी बराबर। अरे यार जो कि इम्पॉसिबल टास्क है, मैंने 20 वोल्ट दिया तो करंट भी 20, 30 दिया तो 30। अरे यार अच्छा, ये प्योर सुपर कंडक्टर्स बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। अच्छा, लेकिन जो दूसरे कंडक्टर्स हैं लेकिन प्योर नहीं है, तो उसमें वोल्टेज तो 10 दे रहा हूं लेकिन करंट कितना बन रहा है, 5। यही तो मिलता है बेसिकली। 20 दूंगा तो कितना मिलेगा, 10। ये प्योर मेटल के लिए जो 45 डिग्री पे जाएगा प्योर। अरे यार tan थीटा निकालोगे स्लोप तो 1/1 नहीं आएगा। I और V बराबर तो कट के 1 आ गया, तो 1 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, तो थीटा कितना आएगा, 45। तो 45 का ग्राफ ये बताएगा मुझे पेपर में कि ओम्बिक सर्किट है या नहीं है, लेकिन कैसा है, प्योर है। और कम ज्यादा है तो मेटल तो है, कंडक्टर तो लेकिन प्योर नहीं है। बस इतना फर्क है फॉर नॉलेज। क्लियर हो गई बात? अब एक छोटी सी बात है, सुन। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि करने के लिए, तो जरा देखना इसमें एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आ जाएगा यहाँ पे, इसको घुमा ले, रोटेट कर ले। इसको ऊपर कर नीचे कर लो ना, हो गया। अच्छा देखो, अब एक क्वेश्चन सुनना जरा सारे के सारे। तुम्हें ग्राफ दिया है मैंने, दिस इज I और दिस इज V। इन दोनों में देख के बता सकते हो कि कौन सा अच्छा कंडक्टर है। ए, क्यों बोला तूने ऐसा? क्योंकि इसका थीटा कम है, इसका थीटा ज्यादा है। और सुन एक बात ध्यान से, अगर अभी 11th क्लास में ध्यान नहीं हो तो, स्लोप ज्यादा है कम है वो डिसाइड करेगा थीटा। कौन डिसाइड करेगा? अगर मेरा थीटा ज्यादा है तो मेरा स्लोप, और मेरा स्लोप ज्यादा IV ग्राफ में तो मेरा रेजिस्टेंस कम है। तो इसमें स्लोप किसका ज्यादा है, शाबाश। तो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। अरे समझ आया? और तुझे पता है इन IV ग्राफ जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्लोप के। या स्लोप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के। तो स्लोप किसका ज्यादा है, A का, तो रेजिस्टेंस A का कैसा होगा, कम, रेजिस्टेंस B का कैसा होगा, ज्यादा। और हमें पता है कंडक्टर की निशानी क्या है, कंडक्टर की, यस, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस कम है वो, उसका कंडक्टेंस अच्छा है, वो अच्छा कंडक्टर है। तो आंसर क्या हुआ, A विल बी गुड कंडक्टर। नहीं है समझ में? फिर से एक क्वेश्चन और देखो, दीपांशु अब तू बताएगा, आप चुप रहना, यही बताएगा सिर्फ अकेला। A और B, दीपांशु ने देख के बताया इसमें से कौन सी वायर लंबी है। चुप रहना एक सेकेंड, अपनी कैलकुलेशन करो सारे। इसमें मैं आ रहा हूं, वो जरूरी है। ए क्यों भाई, उससे क्या फर्क पड़ा, उससे क्या फर्क पड़ा, बी इन दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा है, ए का। यहां देखो पहले, स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। जिसका स्लोप ज्यादा होता है IV ग्राफ में स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस A का कैसा है, कम है, रेजिस्टेंस B का ज्यादा है। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, B का, तो लेंथ किसकी ज्यादा होगी, B की। B विल बी लेंथी। रीजन समझ में आया? एक और देख क्वेश्चन, लुफ्त लेते हैं। इधर करो, यहां देख,
दिस इज वी आई ग्राफ। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी वायर मोटी है। ए और बी में से विच वायर इज थिकर, विच वायर इज थिकर। शिवा बोल, शिवा बोल, ए और बी। ए पक्का, चलो आओ देखते हैं। इधर गौर करके देखना क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है, ये ग्राफ कौन सा है, वी आई ग्राफ है। क्या है, वी आई। अब दिस इज वी एंड दिस इज आई। इसका स्लोप निकालो। अब स्लोप निकालोगे तो वी आई ग्राफ का स्लोप दिस इज थीटा, तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है v और अपॉन बेस कितना है i, दिस इज r। तो इसका मतलब वी आई ग्राफ हमें क्या देता है, स्लोप और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के। अब दोनों में से किसका स्लोप ज़्यादा है, थीटा ए का या बी का, तो स्लोप ए का ज़्यादा है किससे, स्लोप ऑफ बी। अरे ए का ज़्यादा है ना, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा किससे, रेजिस्टेंस बी से। और हमें पता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। कोई मोटा होगा पतला होगा ये तो बताएगा। तो तुझे पता है रेजिस्टेंस बी का कैसा है, कम है, तो एरिया ज़्यादा, तो वायर बी विल बी थिकर। नहीं आया समझ, तब होता ना, है थोड़ी है। हाँ तो अगर वो होता तो उल्टा हो जाता, हाँ। लेकिन नहीं है ना अभी, तो गलत है। ये बात समझ में नहीं है भाई। एक और देख, जल्दी फोटो क्लिक करो। देखो ये तो हमें बहुत बेसिक सी नॉलेज है, वो हम अगली क्लास में बनाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर सीरीज इन पैरेलल। लेकिन हमने गलती से 10th क्लास कर ली थी, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी 10th क्लास में कि जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है ना, R1 प्लस R2, और पैरेलल में उल्टा हो जाता है। ये तो याद है। तो बड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे उठा लिया कि मैंने तुम्हें क्या कहा है कि ये दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैं R1 और R2। दीज आर द टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। आपको ही बताना है, फाइंड करना है, फाइंड विच वन इज इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो जरा एक बात बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में अगर मुझे निकालना है, दो रेजिस्टेंस मुझे दे रखे हैं 2 और 3। कितने हैं, 2 और 3। दो रेजिस्टेंस है 2 और 3 के। अगर मैं इसको दोनों को सीरीज में जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 5 सीरीज में है ना, और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ूंगा तो प्रोडक्ट अपॉन में सम 6/5 1/2। तो सीरीज और पैरेलल में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इक्विवेलेंट का, पक्का ना, इतनी नॉलेज तो है ना सबको। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज पक्का ज्यादा होगा किससे, पैरेलल से। अब इन दोनों में देखो ग्राफ कौन सा है, आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ में, इन आईवी ग्राफ स्लोप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। स्लोप ज्यादा किसका है, आर का, R1 का। तो स्लोप ऑफ R1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ R2। अगर स्लोप R1 का ज्यादा है तो रेजिस्टेंस किसका हो गया, कैसा हो गया इसका, कम। अरे कम हो गया। और तू इससे जरा कंपैरिजन का, R पैरेलल कम होता है किससे, R सीरीज। तो R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल, दिस इज पैरेलल, और ये क्या है, सीरीज। नहीं आया समझ में। आइए फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करेंगे आपका। इफेक्ट, नहीं आया समझ में। इसका एक टॉपिक आता है हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट यार, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, इसको लुफ्त लेके बताएंगे। दिवांशु तेरा कौन सा ठीक था इनमें से, एक भी ठीक नहीं था ना, समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, डन है ना पक्का। चल बताइए एक और, एक और बताना जरा ऐसे रफली सा।
क्वेश्चन सिर्फ इतना है, इनमें से कौन सी वायर खींची गई है? विच वायर इज स्ट्रेच? ये क्वेश्चन तूने बहुत अच्छा पूछा, शाबाश। वी आई है। इनमें से विच वायर इज स्ट्रेच? कौन सा होगा? दोनों में से वी आई ग्राफ स्लोप देता है, स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। अब दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हुआ? ए का। रेजिस्टेंस ए का ज्यादा है तो मतलब उस वायर को ज्यादा खींचा गया होगा, ए इज स्ट्रेच। देखो जी, नॉन ओम्बिक सर्किट, सर्किट या नॉन ओम्बिक बिहेवियर। नॉन ओम्बिक बिहेवियर कौन शो करते हैं? वो मटेरियल्स, वो सैंपल जिसमें हम जितनी वोल्टेज दे रहे हैं उतना करंट नहीं बन रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमें एक सैंपल दिया गया है, इस सैंपल में बेटे हमने वोल्टेज अप्लाई करी पहले V और यहाँ पर एक एमीटर लगाया, तो हमने पहले वोल्टेज अप्लाई करी 10, तो करंट कितना बना? 5 एम्पियर। अगली बार 20 करा, 20, तो करंट कितना बना? 8 ही एम्पियर बना। उसके बाद बेटे हमने 30 एम्पियर करा तो 9 ही एम्पियर बना। नहीं आया समझ में? तो क्या हो रहा है? तो आंसर है वोल्टेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका अच्छा, ये कौन कर रहा है? ये बैटरी कर रही है, ये एमीटर कर रहा है, ये सर्किट कर रहा है, सैंपल कर रहा है। तो इसका मतलब ये सैंपल ओम्स लॉ को फॉलो, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हर बार एक जैसा रहेगा? हर बार रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि इसमें बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूंगा कितने वोल्टेज पर? अरे यार, तो 10 वोल्ट पर निकालूंगा तो 10/5 करोगे तो कितना आ गया? 2। अरे ये इतने वोल्ट करंट। और मुझसे बोला 30 पे कितना हो गया? दिस इज 30/9। तो मैं बोलूंगा इस पर मेरा रेजिस्टेंस कितना है? R1 है, तो इस पर कितना है? R2 है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल रही है, नहीं बदल रही है? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्यों बदल रही है? क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए नॉन ओम्बिक है। नहीं है समझ में? तो नॉन ओम्बिक सर्किट वो होते हैं बेटे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, विच डोंट ओबे। इनका अगर मैं वी आई ग्राफ लूं तो वो स्ट्रेट नहीं होता। और अगली बात सुनो, ओम्स लॉ ना जो होता है, ओम्स लॉ सिर्फ किसके लिए बना है? आंसर है कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए बना है? कंडक्टर्स के लिए। ठीक है ना भाई साहब? तो और ये जो क्या नाम है हमारा जो नॉन ओम्बिक है, ये किस में होता है? तो आंसर है इंसुलेटर या हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में ये बिहेवियर होता है, दिस इज V एंड दिस इज I। अरे शुरू में तो कोई करंट बना नहीं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो जब शुरू में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उनको डिसोशिएट होते ही नहीं है, और जब शुरू में डिसोशिएट होंगे नहीं तो करंट बनेगा नहीं, एंड बनेगी नहीं। लेकिन जब हायर एनर्जी देते हैं तब टूटना शुरू होते हैं। तो इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। और सेमीकंडक्टर को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, ये ग्राफ जाएगा। ये गुड़िया हमारा होता है दिस इज वोल्टेज और ये क्या होता है? करंट। ये होता है